आज मैं आपको दिखाऊंगा क्लास 10th की कॉपी किस तरीके से टॉपर लिखते हैं। टॉपर की पूरी कॉपी चुरा लाया हूं तो इसके लिए जेल हो सकती है भाई साहब, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। एग्जाम की बात होगी अंदाज जरा हटके होगा, एग्जाम की बात होगी अंदाज जरा हटके होगा। टॉपर की कॉपी देखने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना होगा। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है, मेरा नाम है विकास। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से आपकी कॉपी रहती है। आपको अनुक्रमांक वगैरह इस तरीके से सारी चीजें भर देना, बिल्कुल सेम ऐसे ही कॉपी आपको मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आती है दोस्तों टॉपर की कॉपी। किस तरीके से आखिर टॉपर जो है वो लिखता है कॉपी, किस तरीके से उसको अच्छा नंबर मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर दोस्तों, तो दोस्तों देख सकते हो 824 बीएल कोड का ये क्वेश्चन पेपर है विज्ञान का, ठीक है, 2022 का। इसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। मैंने बड़ी मेहनत से दोस्तों लिखा है, 5 से 6 घंटे लिखे हैं। तो आप लोग देख सकते हो किस तरीके से हर चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं और क्या क्या गलतियां इसमें हुई वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। लाइव कॉपी चेकिंग होगी, तो यहाँ पर दोस्तों पूरी की पूरी कॉपी लाइव चेकिंग होगी। क्या क्या गलतियां होती हैं कि आप लोग करोगे और नंबर कटेंगे। सच बता रहा हूं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, चाहे वो 10th में हो चाहे 12th में, लेकिन 10th वाले इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो दोस्तों कि भाई आपको क्या डालना है। सबसे पहले खंड डालना है, तो आपका अब की बार जाएगा खंड बा, है ना। तो खंड बा डालोगे तो यहाँ पर खंड का है। यहाँ पर देखो टॉपर ने लिखा है भाई प्रश्नोत्तर संख्या 1, बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपका जो एग्जामिनर होगा खोलेगा, ठीक है, आपका कोड मिलाएगा कॉपी के ऊपर से और फिर वही क्वेश्चन पेपर से आपकी कॉपी जांचेगा, ठीक है। तो 7-8 सेट बनते हैं क्वेश्चन पेपर यूपी बोर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला सेट देख सकते हो, ये कोड पड़ा होता है। 7-8 प्रकार के क्वेश्चन पेपर बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों दिया गया है, का है अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो कहां पर बनता है भाई, अवतल दर्पण में के फोकस पर कोई भी वस्तु रखी जाती है उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है। तो वक्रता केंद्र पर, दर्पण के पीछे, अनंत पर या फिर ध्रुव पर। तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है दोस्तों अनंत पर। अब आप बोलोगे भैया अनंत पर कैसे बनता है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। तो यहां पर बना लो सबसे पहले मेरे दोस्तों अवतल दर्पण। इस तरीके से अवतल दर्पण बनता है। यहां पर इसका ध्रुव, यहां पर वक्रता केंद्र, यहां पर मुख्य फोकस, सिंपल। अब यहां पर बोला क्या है, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु, यानी ये फोकस पर कोई भी वस्तु रखी जाए उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो इस तरीके से जाएगी किरणें और फोकस से ही होकर गुजरेंगी, है ना, इस तरीके से। अब यहीं से जानते हो दोस्तों, ये जो वक्रता केंद्र होता है ना, यहीं से आपको एक रेखा खींचनी होती है सीधी इस तरीके से, जहां से वस्तु की प्रकाश आ रहा है। तो देख सकते हो ये समांतर लाइनें दोनों मिल रही, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहीं अनंत पर बनेगा, पता नहीं बहुत दूर बनेगा। तो सिंपल है, आप ये किरण आरेख बनाकर आराम से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, अगर आ जाए। और हाँ दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि अब की बार आपको OMR सीट पर बहुविकल्पी प्रश्न करने होंगे, तो आपको दिक्कत नहीं, उसमें गोला भरना होता है, बस सिंपल होता है, मैंने बता भी दिया है। और एक बात बताना चाहूंगा, बिल्कुल भी गलती मत करना OMR सीट पर। हाँ, सबसे पहला आप जो भी गोला भरोगे वही आपका बिल्कुल पत्थर की लकीर होनी चाहिए, बिल्कुल भी गलती दोबारा नहीं काट पीट कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कहता है निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो पहला आंसर सही था, एग्जामिनर जांचेगा और 1 नंबर आपका चढ़ा देगा। उसके बाद है आपका दोस्तों दूसरा जो भी दिया गया है तो उसका सही विकल्प है पहला, यानी हीरा। तो यहाँ पर एग्जामिनर मिलाएगा और यहाँ पर सही जांचेगा और 1 नंबर आपका यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर दोस्तों क्या दिया गया है, 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पर भाई कोई भी तार है, ठीक है, मान लो 5 मीटर की तार है इस तरीके से, ठीक है, मान लो ये 5 मीटर की तार है। अगर इसको हम 5 बराबर भागों में इस तरीके से काट देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 1-1 मीटर की तारें बचेंगी और 1-1 ओम प्रतिरोध यहाँ पर बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, कि भाई 5 ओम का कोई तार है प्रतिरोध का, उसको 5 बराबर टुकड़ों में अगर आप लोग बांट दोगे तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसका प्रतिरोध प्रत्येक टुकड़े का पूछा है, ठीक है, तो उसका प्रतिरोध होगा 1 ओम, क्योंकि 5 आपने टुकड़ों में काट दिया, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, देख सकते हो कि भाई विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से लिखा गया, कितने, इसी तरीके से बिल्कुल कॉपी लिखना, आपके एकदम नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। एक बात मैं बताना चाहूंगा, कॉपी बिल्कुल साफ सुथरी होगी ना तो एग्जामिनर खुश होकर आपको नंबर बढ़ा कर देगा, ठीक है। पहले पेज में तो काट पीट बिल्कुल भी मत हो, क्योंकि भाई आपको जो कॉपी लिखना है ना वो इस उद्देश्य से लिखना है कि एग्जामिनर को साफ सुथरी नीट क्लीन दिखे, साथ में उसको
अच्छा फील हो। अच्छा फील कब होता है? जब हम अच्छा चीजें देखते हैं। तो एग्जामिनर जब आपकी कॉपी देखेगा शुरू में ही, तो उसको बिल्कुल ऐसा उसके अंदर जो भी हार्मोन है वो रिलीज होना चाहिए, खुशी वाला, कि भाई वो आपकी कॉपी देखकर बिल्कुल फिदा हो जाए, ताकि नंबर भी तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाए, एग्जामिनर ही करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से कॉपी लिखना, इसी उद्देश्य से कि भाई एग्जामिनर को बिल्कुल भी निराश नहीं करना, जो भी देखे उसको खुश हो जाए। भाई घर से लड़ाई करके आया है, क्या करके आया है क्या पता, तो कॉपी इस तरीके से लिखो कि बिल्कुल एग्जामिनर फिदा हो जाए, फिर नंबर तुम्हारे ऊपर फिदा होंगे। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 2 देखिए क्या कहता है दोस्तों। यहाँ पर आता है प्रश्नोत्तर संख्या 2, वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर देखो इसका उत्तर लिखा है कि भाई वाहनों के साइड दर्पण में उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो क्योंकि ये सदैव वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, छोटा, आभासी तथा दर्पण के पीछे बनाता है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको लिखना है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चनों को आप लोग लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एग्जामिनर जो देगा वो 2 नंबर का देगा और जांच के निकल जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, देख सकते हो क्या कहता है भाई साहब। तो यहाँ पर एक बात और, ठीक है, यहाँ पर है कि भाई यहाँ पर अथवा वाला भी सॉल्व है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों खा है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर वस्तु को, ये देखिए यो है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पर गा यहाँ पर सॉल्व किया गया है, देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये गलती देखो मिल गई। यहाँ पर क्या गलती है कि भाई उत्तर संख्या लिखा तो है जो भी लिखा है, लेकिन यहाँ पर गा नंबर नहीं डाला, ये गा सॉल्व किया है तो गा डाल देना चाहिए। देखो मुझे कंफ्यूजन हुई ना जांचते समय, तो एग्जामिनर को इससे प्रॉब्लम होगी, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि भाई ये वाले का आंसर लिखा गया है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसका निवारण कैसे होता है? तो यहाँ पर इसका उत्तर है कि भाई आंख का वह दोष जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इस दोष के निवारण के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका निवारण कैसे होता है हर चीज, तो यहाँ पर 2 नंबर का था, तो एग्जामिनर जांचेगा 2 नंबर आपको दे देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या क्या आता है भाई साहब, उसके बाद यहाँ पर आता है, देखो क्या किया है इसने। तो यहाँ पर देख सकते हो प्रश्नोत्तर संख्या 3, अवतल दर्पण से वास्तविक तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण के सामने f तथा 2f के बीच रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये उत्तर लिखा गया है। तो यहाँ पर इसका प्रश्न देखो क्या है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या ये देखो, तीसरा का बोला है का। ठीक है, एक अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा बड़ा बनाने के लिए वस्तु की स्थिति किरण आरेख दर्शाइए। तो यहाँ पर आप लोग किरण आरेख दर्शा लेना। ठीक है, मेरे पास अभी मैंने सामान नहीं रखा है, आप किरण आरेख इस तरीके से बनाकर दर्शा सकते हो। मैं आगे आपको ये सारी चीजें बता दूंगा किस तरीके से दर्शाना है। उसके बाद अथवा में भी दिया गया है, देखो अथवा में क्या कहता है, एक उत्तल लेंस से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, किरण आरेख से समझाइए। ठीक है, उत्तल लेंस से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पर क्या होगा, किरण आरेख आपको दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर आगे बढ़ें, आगे आपका आता है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, देखो क्या गलती यहाँ पर हुई है कि जो ये वाला क्वेश्चन था ये यहाँ पर छोड़ दिया गया है, अभी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, लाइन से करना चाहिए था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ दिया गया है। तो आगे ये कहीं पर होगा, लेकिन इसका उत्तर का संख्या गलत डाली गई थी, तो इस तरीके से आप बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद आगे बढ़े दोस्तों, तो यहाँ पर आगे देखो क्या आता है। तो यहाँ पर खा, ठीक है, खा क्या कहता है यहाँ पर तीसरे का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तीसरे का खा क्या कहता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के एक अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3a है, ठीक है, तब उसका प्रतिरोध क्या होगा। ये क्षेत्रफल दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, ए है, तो तब उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पर याद रखना कि भाई प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है, तो इसका नंबर तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नीचे इसका न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो उसका नंबर नहीं मिलेगा। मान लो इसका नंबर 1 मिल जाएगा तो ही क्या होगा 4 नंबर में। ठीक है, तो इसलिए आपको न्यूमेरिकल करना है, और न्यूमेरिकल करना मैं जल्दी आपको बताऊंगा, ये सारे सॉल्व करवाऊंगा। टाइम थोड़ा मैं सोच रहा हूँ आपको लाइव करवाऊं, क्यों इसमें मैं सॉल्व करके दिखाऊं। उसके बाद दोस्तों आगे क्या आता है, आगे आपका आता है देखो प्रश्नोत्तर संख्या 4। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो प्रश्नोत्तर संख्या 4 क्या कहता है। तो यहाँ पर देखो नामांकित आरेख बनाकर वैद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यविधि लिखिए। आपको नामांकित आरेख भी बनाना है। तो ये देखो नामांकित आरेख भी बना हुआ है, और ये वैद्युत जनित्र का जो भी है सिद्धांत वो भी यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है कि भाई विद्युत जनित्र तथा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, विद्युत जनित्र जो होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण, ठीक है, चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम से प्रेरित धारा, ठीक है, की दिशा ज्ञात करते हैं। विद्युत जनित्र में आर्मेचर को शक्तिशाली चुंबकों के ध्रुवों के बीच घुमाया जाता है,
जिसके कारण आर्मेचर से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो कितना अच्छा लिखा गया है यहाँ पर, बिल्कुल मस्त आंसर है। इसी तरीके से लिख के आना अगर ये आ जाए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, तो इसको आप लोग तैयार जरूर कर लो। देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग लिखो, पीडीएफ मत मांगा करो, क्योंकि भाई लिखोगे तो आपको याद होगा। तो यहाँ पर इसका कितने नंबर का है देख सकते हो, तो यहाँ पर ये है दोस्तों 7 नंबर का, तो इसके 7 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े। आगे आपका अथवा में क्या दिया गया है, तो मैंने अथवा वाला भी सॉल्व करवाया है, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये देख सकते हो अथवा में जो दिया गया था कि भाई चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल किन कारकों पर निर्भर करता है, चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा का नियम स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिया गया हर चीज़, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये जच गया। उसके बाद आगे बढ़े दोस्तों, तो यहाँ पर कोई मिस्टेक ज़्यादा नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ मिस्टेक क्या करते हैं ज़्यादातर बच्चे कि भाई भूल जाते हैं प्रश्नों का जो उत्तर दे रहे हैं उनका नंबर डालना, तो नंबर आपको ध्यानपूर्वक डालना है। उसके बाद हमारा दोस्तों आ जाता है खंड खा यानी केमिस्ट्री। हर एक खंड का आपको शुरुआत नए पेज से करना, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 5 क्या कहता है, देखो यहाँ पर। ठीक है, 5वां कहता है कि का प्रोपेनल है, मेन है कि भाई प्रोपेनल। ठीक है, तो मेन एथ प्रोपेन C3 होना चाहिए, तो C3 कहाँ पर है, तो प्रोपेनल बोला गया है ना, तो यहाँ पर C3H6O। ठीक है, तो ये वाला है आपका। ठीक है, C3H6O, इसका आपको एक नंबर बिल्कुल फिक्स मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं धातु है, तो ये धातु कौन सी है इसमें, तो ये तो अधातु है, ये उपधातु है, ये भी उपधातु अधातु दोनों हैं। तो यहाँ पर ये आपका लिथियम हो जाएगा, तो यहाँ पर लिथियम धातु है। ठीक है, तो इसका भी एक नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपका आता है दोस्तों अगला क्या कहता है, ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो कौन बनाता है यहाँ पर, तो ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस जो बनाता है वो बनाता है जिंक। तो यहाँ पर लिखा गया है जिंक, बिल्कुल सही है, एक नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात याद रखना, एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि भाई एक समझा देता हूँ कि ठंडे तनु अम्ल से चाहे वो पोटेशियम हो, चाहे सोडियम हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे मैग्नीशियम, चाहे एल्युमिनियम, चाहे जिंक, चाहे आयरन, चाहे लेड, इतनी सारी ये धातुएं हैं, इनको याद कर लेना। ये सारी की सारी धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, याद कर लोगे। पोटेशियम बहुत तेज से बनाती है, ये तो भाई जल से भी अभिक्रिया कर लेती है, आग लग जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपका प्रश्नोत्तर संख्या कितना आता है, 6। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 6 क्या कहता है, देखो यहाँ पर कह दिया गया है बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा गुणधर्म लिखिए। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है साफ साफ कि भाई प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। तो यहाँ पर यही बोला गया है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा उसी को बोला जाता है। तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट लिख दिया गया है, इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बेकिंग। ठीक है, सोडा। तो यहाँ पर देखो क्या गलत किया है यहाँ पर थोड़ा सा, कि यहाँ पर बेकिंग सोडा ही लिखना चाहिए था कि भाई प्रयोगशाला में बेकिंग सोडा यानी कोष्टक में लिख देना चाहिए था कि भाई सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र होता है यानी HCO3 है ना, को सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। ये देख सकते हो यानी H2CO3 यानी सोडियम, यहाँ पर दिया गया है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन, यानी ये जलीय विलयन हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित हुई, तो यहाँ पर ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा प्राप्त हुआ। इसको खाने का सोडा भी बोला जाता है, मीठा सोडा भी बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या पूछा गया है, गुणधर्म लिखिए। तो गुणधर्म क्या क्या है भाई, देखो पहला यहाँ पर सिंपल है, 2 नंबर का था, 2 गुणधर्म लिख दो। सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर अपघटित हो जाता है। ठीक है, गर्म करने पर अपघटित हो जाता है। दूसरा, सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ है, इसका गुणधर्म है। तो ये देखो पूरा इस तरीके से जांचा जाएगा आपका। और यहाँ पर कितने नंबर का था दोस्तों, 2 नंबर का, तो 2 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हैं। देखो जो भी आंसर एक बात बताना चाहूंगा, जो भी आप लोग आंसर लिखना वो हमेशा याद रखना पॉइंट में लिखने की कोशिश ज्यादा करना। ये नहीं कि पूरी पोथी लिखने बैठ गए, आप लोग पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखो। ठीक है, एक एक पैराग्राफ छोड़कर थोड़ा सा पूरा हो जाए, फिर उसमें ज्यादा नंबर मिलते हैं, उसमें जांचने में भी आसानी होती है। एग्जामिनर बहुत जल्दी देख लेते हैं कि हाँ बच्चे ने सही किया है, क्योंकि उनको कॉपी जांचने का ऑब्वियसली बात है पैसा मिलता है। अब पैसा किसको प्यारा नहीं होता, वो जल्दी जल्दी जांचने की कोशिश करेंगे। आप उनको जितना परेशान करेंगे, घुमाएंगे इधर उधर, उतना उनको दिक्कत होगी, और उतना उनको दिक्कत हुई फिर तुम्हारे नंबर में दिक्कत होगी। तो यही सारी चीजें हैं, थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद अगला दोस्तों आता है, देखो प्रश्नोत्तर संख्या डाला गया था 5वां, उस तरीके से फिर देखो का खा गा। ठीक है, यहाँ पर घा, यहाँ पर ये देखो फिर से डाला गया है प्रश्नोत्तर संख्या 6 का खा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर ये है तो उत्तर है ना, ये सारी बहुत अच्छा लिखा गया है। अब यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगा, आप लोग यहाँ पर लिख सकते थे उत्तर यानी उत्तर किसका भाई, 6वें का। अभी उसी पेज में है, दूसरे पेज में जाएंगे थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो अगला क्या आता है,
तो खा हो गया हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 6 का खा। अब यहाँ पर देखो प्रश्नोत्तर संख्या 6 के खा के बाद का आधुनिक आवर्त नियम लिखिए तथा इस आवर्त सारणी की 2 विशेषताएं भी लिखिए। तो यहाँ पर यही बताया गया। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है जल्दी से देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, क्या बताया गया है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये भी लिखा गया है, देख सकते हो, अथवा वाला भी यहाँ पर दिया गया है। क्या ये, हाँ देखो खा जो है वो यहाँ पर ये दिया गया है, सॉरी, ठीक है। पीएच मान से आप क्या समझते हैं, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होता है, ये बोला गया खा नंबर। तो ये इसका उत्तर है। विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं, ठीक है। यानी आप लोग कह सकते हो कि जो पीएच मान पर यहाँ पर टिप्पणी लिखना था, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि किसी अम्ल में किसी भी पदार्थ में जितना H+ आयन वो उत्पन्न करने की उसके पास क्षमता होगी उतना ही वो अम्लीय होता है ना। तो ये भी आप लिख सकते हो। तो ये पीएच की परिभाषा है। उसके बाद आगे देखो यहाँ पर, ये देखो pH बराबर -log H+, यहाँ पर दिया गया है। बिल्कुल सिंपल मस्त है, आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। कितने नंबर का था दोस्तों, एक भी नंबर इस तरीके से नहीं कटेंगे आप लिखोगे तो। यहाँ पर ये 2 नंबर का था, तो 2 नंबर एग्जामिनर इस तरीके से दे देगा। उसके बाद आगे आता है भाई ग नंबर, ठीक है। ग कहता है आधुनिक आवर्त नियम लिखिए तथा आवर्त सारणी की 2 विशेषताएं बताइए। तो इस नियम के अनुसार क्या है, तो यहाँ पर देखो लिखा गया ना, इस नियम के अनुसार। तो यहाँ पर ये सारी चिन्ह का प्रयोग कर लेना। देखो ये थोड़ा सा गलती थी, तत्वों के गुण, उनके गुणधर्म यहाँ पर लिखना चाहिए था। देखो एक गलती और मिली है ना, गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। तो ये आपका सही है बिल्कुल, ठीक है। 1 नंबर इसका मिलेगा। और एक यहाँ पर और क्या पूछा है, 2 ठो यहाँ पर पूछा विशेषताएं, तो आधे नंबर की विशेषताएं हो गई। तो यहाँ पर तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है, तो ये विशेषता हुई। उसके बाद इसमें 18 स्तंभ जिन्हें समूह कहते हैं तथा 7 क्षैतिज स्तंभ आवर्त हैं, ठीक है, ये विशेषता हो गई, बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसका 1 नंबर मिल गया, टोटल आपका 2 नंबर हो गया। उसके बाद दोस्तों आता है प्रश्नोत्तर संख्या 7, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, तैयार कर लेना, ठीक है। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। तो यहाँ पर देख सकते हो लिखना है इस तरीके से, 7वें का देखो का है कर रहे हैं ना, यहाँ पर देख सकते हो 7वें का। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है 7वां, और फिर उसके बाद उत्तर का, है ना। तो यहाँ पर अंतर, तो यहाँ पर लिख देना चाहिए था भाई, जो भी लिखा है कि भाई संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में निम्नलिखित अंतर है। उसके बाद यहाँ पर लिख देता संतृप्त और असंतृप्त, वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। ऐसे भी सही है, नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा में है, मतलब दिक्कत तो है ना। मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि कौन कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो संतृप्त, उसके बाद इधर असंतृप्त। अब यहाँ पर एक लाइन खींच देनी चाहिए थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो संतृप्त में क्या है कि भाई संतृप्त हाइड्रोकार्बन में पूर्ण दहन की प्रक्रिया होती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अपूर्ण दहन की प्रक्रिया होती है, जस्ट अपोजिट, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सभी परमाणु एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। याद रखना एक बात कि जिसमें एकल बंध होगा वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है। ये पाठ आपको मैं यहाँ पर चैप्टर नंबर बता देता हूँ, 4 का है, ठीक है। तो आप तैयार जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद 2 कार्बन परमाणु द्विबंध या त्रिबंध होगा, 2 कार्बन परमाणुओं के बीच यहाँ पर लिखना चाहिए था। यहाँ पर परमाणु ये क्या है ना, परमाणुओं के बीच। तो यहाँ पर ये देखो गलती हुई है, लेकिन ठीक ठाक है, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा, नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन हाँ गलती मत करना, ठीक है, जानबूझकर। हाँ तो आगे बढ़े, इसमें भी आपके पूरे नंबर मिल जाते हैं दोस्तों। कितने नंबर आपको मिलेंगे इसमें देख सकते हो, 2 नंबर, ठीक है। तो ये भी आपका आता है 2 नंबर का, तो 2 नंबर आपका फिक्स है, ठीक है। उसके बाद आगे आए दोस्तों, आगे आपका देखो क्या कहता है, खा नंबर, ठीक है। 7वें का यहाँ पर खा कहता है खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। तो यहाँ पर खनिज है और अयस्क है, अंतर, ठीक है। तो आपको लिखना इस तरीके से है कि भाई खनिज तथा अयस्क में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। ये गलती है यहाँ पर, ठीक है, बहुत अच्छी लगेगी कॉपी। खनिज तथा अयस्क में निम्नलिखित अंतर है, उसके बाद आपको अंतर लिखना है। पहला यहाँ पर दिया है कि भाई उन, यहाँ पर लाइन भी देखो नहीं खींची गई है, ठीक है। तो उन प्राकृतिक पदार्थों को खनिज कहते हैं जिनमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं। दूसरा अयस्क किन्हें कहते हैं, देख सकते हो भाई क्या कहते हैं, जिन खनिजों से धातुएं लाभदायक, ठीक है, तथा सुविधा पूर्वक प्राप्त की जाती हैं उन्हें अयस्क कहते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद आगे दूसरा, कुछ खनिजों में आपत्तिजनक अशुद्धियां होती हैं जो धातु के निष्कर्षण में बाधा डालती हैं। दूसरी बात, अयस्कों में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक अशुद्धियां नहीं होती हैं, ठीक है। 2 ही पूछा है, आपके 2 नंबर आपके यहाँ पर फिक्स हैं, बिल्कुल फिक्स है, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था, ठीक है, क्या बताना चाह रहा था,
आगे यहाँ पर कहीं पर था, मुझे एक गलती मिली थी, ठीक है, मैं आपको जल्द ही आपको भी बताऊंगा, ठीक है, आगे होगी, ठीक है। आगे चलो देखते हैं प्रश्न उत्तर संख्या 8, ठीक है, जो भी गलती होगी मैं बताते चलूंगा। तो यहाँ पर देखो निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, ये बोला गया है। तो यहाँ पर का नंबर दिया गया है कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा है ना, वही टिप्पणी है। तो यहाँ पर है, देखो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 8वां देखो, पहला 8वां उत्तर का है ना, का। तो यहाँ पर ये है, देखो ऐसी अभिक्रिया जिनमें एक हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को कोई दूसरा परमाणु प्रतिस्थापित कर, बिल्कुल सही है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ना, कर दे तो यह अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। आपने बिना कार्बनिक वाले जो पदार्थ पढ़े होंगे उसमें आपने अगर पढ़ा होगा वियोजन अभिक्रिया तो वही है, ठीक है, तो वही होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो बिल्कुल सही है, ये देखो बिल्कुल सही है 8वें, ठीक है। तो यहाँ पर 8वां कितने नंबर का था, तो दोस्तों यहाँ पर है 2 नंबर का, तो ये भी आपका 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ये बिल्कुल फिक्स है। उसके बाद देखिए दोस्तों दूसरा है कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग टिप्पणी लिख सकते हो कि भाई प्रत्येक परमाणु द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाता है तथा इलेक्ट्रॉनों के साझे से निर्मित यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं, सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। तो ये देखो इसका पूरा एग्जाम्पल के साथ बच्चे ने बिल्कुल लिख दिया, तो जैसे तो आपको पूरा नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। ये 2 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। उसके बाद आगे बढ़े दोस्तों, आगे आपका क्या आता है, आगे यहाँ पर देखो प्रश्न क्या कहता है। सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। गा कहता है कार्बनिक यौगिकों की IUPAC नाम पद्धति आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो ये देखो लिखा गया है, थोड़ा बड़ा है, ठीक है, कि भाई इंटरनेशनल यूनियन फॉर अप्लाइड केमिस्ट्री में है ना IUPAC, उसका पूरा फुल फॉर्म ही लिख दिया गया है, में कार्बनिक यौगिकों के नामकरण को व्यवस्थित करने को इन नियमों को IUPAC नाम कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, किसी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम निम्न नियमों के प्रयोगों से व्युत्पन्न किया जाता है। क्या क्या प्रयोग है, पहला यौगिक में कार्बन एक परमाणुओं की संख्या कितनी है ना, जैसे आप में थे प्रो ब्यूटी ये सब। उसके बाद यदि अनुलग्न जोड़ा जाता है तब कार्बन श्रृंखला के नाम की अंतिम ये हटा देते हैं। उसके बाद यदि कार्बन परमाणु असंतृप्त है तब कार्बन श्रृंखला के नाम के अंत की एन को कार्बन श्रृंखला, मतलब जिस तरीके से आप पूरा लिख देना है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। 2 नंबर के लिए था, 3 नंबर के लिए, तो 3 नंबर के लिए थोड़ा बड़ा लिख दिया गया, ठीक है। तो आपको नंबर के अनुसार भी देखना पड़ता है कि मुझे कितना बड़ा लिखना है। ये नहीं कि कोई भी प्रश्न 2 नंबर का है तो आप लोग सोचो कि भाई मैं इसे 2 पेज में लिख दूं, आ रहा है तो मैं बस पूरा लिखते चला जाऊं, भाई अपना टाइम वेस्ट करोगे, आगे आप लोग फिर नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपको टाइम लिमिटेड ही दिया जाता है, केवल 3 घंटे का टाइम रहता है, उसी में आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है। तो भाई साहब आप लोग अपने नंबर का भी ध्यान देना। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो केवल थोड़ा इतना लिखना है, 3 नंबर का है तो थोड़ा सा ज्यादा लिख देना है, और 4 नंबर का है या 5, 6, 7 का है तो 4 का मैं कहूंगा तो 1 पेज तक लिख देना है, और 7 का है तो 1.5 पेज का लिख देना है। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। अब जितना आप कर सकते हो अच्छे से घुमा फिरा कर पूरी बात आ जाती है, मैंने जो बताया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों मुझे डकार आ रही है। अथवा में देखो क्या दिया गया है, एथेनोइक अम्ल के बनाने की एक विधि तथा 3 रासायनिक गुणधर्मों का रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो ये यहाँ पर क्या बोला है, एथेनोइक अम्ल के बनाने की विधि। तो यहाँ पर साफ साफ लिखना चाहिए था कि भाई एथेनोइक अम्ल को बनाने की विधि, लेकिन यहाँ पर केवल बनाने की विधि लिखा गया है। तो इस तरीके से आप लोग मत लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर एथेनोइक अगर लिख जाता तो ज़्यादा सही रहता। तो मैं यही सब चीज़ आपको बताना चाह रहा था। जब एथेनॉल को पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, के साथ ऑक्सीकरण से एथेनोइक बनता है, ठीक है। यहाँ पर देखो इसके पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ मिलकर एथेनोइक अम्ल यहाँ पर लिखा ही नहीं गया। तो देख सकते हो दोस्तों थोड़ी थोड़ी मिस्टेक है, लेकिन ये पढ़ने में दिक्कत कर रही हैं, तो आपके नंबर कट सकते हैं। एग्जामिनर अगर सख्त हुआ तो नंबर काट लेगा, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से लिखना है कि भाई CH3 CH2OH प्लस K2Cr2O7 जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको किया जाता है तो यहाँ पर अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पर एथेनोइक अम्ल बनता है, यानी CH3COOH, CH3COOH ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई CH3COOH, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। उसके बाद बढ़ें तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पर, तो इस तरीके से आपको लिख देना है। अब एक ट्रिक है, देखो दोस्तों, अगर आपको नहीं आ रहा है तो जो भी आ रहा है वो लिख के आइए, बस छोड़ के मत आइए, ठीक है। हो सकता है एग्जामिनर को थोड़ा कन्फ्यूजन और वो सही कर दे, आपका नंबर दे दे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा सही है, सही है, और ये आपके पूरे सही हैं। और इसका पूरा नंबर कितना आपको मिलता है दोस्तों, इसका नंबर आपको मिलता है 3 नंबर, ठीक है। तो ये 3 नंबर आपको मिलता है। तो ये देखो मैंने 3 नंबर यहाँ पर देखो दोनों अथवा में मैंने करा दिए, ये भी करवा दिया। आपको केवल एक ही करना था, ये नहीं कि आपको आ रहा है तो दोनों कर दो, ठीक है। आपको इनको करना या तो फिर इसको करना, लेकिन मैंने दोनों करवा दिया। हो सकता है बोर्ड एग्जाम में कोई भी इनमें से आ जाए, है ना।
तो ये आप लोग याद रखना। तो मुझे बहुत ही मेहनत लगती है, कॉपी देख सकते हो हम लोग तैयार करते हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए सब्सक्राइब करो, ये सारी चीज़ें आप लोग थोड़ा सा करो, मोटिवेशन बढ़ता है, इतनी बड़ी बड़ी वीडियो हम बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अगला क्या आता है देखो, खंड गा, हमारा ये खत्म हो जाता है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया, कितने नंबर का था, 2 2 4 2 6 7, सॉरी दोस्तों, सॉरी यहाँ पर ये 7 नंबर का था। तो यहाँ पर ये था दोस्तों 7 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, ये 7 नंबर का मेरे भाई। तो इसको आप लोग तैयार कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों क्या था, 8वें का, है ना। तो यार मुझसे गलती हुई तो सॉरी। तो ये देखो, हाँ इसीलिए तो बोला इतना बड़ा कैसे लिख गया। तो ये था दोस्तों यहाँ पर कितने नंबर का, 8वां, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो ये था दोस्तों ये कैसे है दोस्तों, ठीक है, 3 2 5, अच्छा हाँ सही है 3 2 5 2 7, ये 3 नंबर की का ही था, लेकिन ये एक ही क्वेश्चन केवल 7 नंबर का था, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये 7 नंबर का था, ठीक है, 7 नंबर का। आगे बढ़े मेरे दोस्तों, आगे है मेरा भाई कि भाई खंड का, ठीक है, ये आपका बायोलॉजी आ जाती है। अब चलो बायोलॉजी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको कॉपी लिखना है, बहुत ही मस्त लगेगी कॉपी, बिल्कुल नीट क्लीन मस्त लगेगी। जो गलतियां बता रहा हूं वो ना करना, क्योंकि इसमें गलतियां हैं भी, है ना, मैंने बताया आपको जो भी बीच बीच। तो प्लीज इसीलिए बोलता हूं वीडियो को लास्ट तक देखा करो यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने शामिल किया। भाई क्या क्या कमाल करते हो। तो नफा होगी, नफा की बात होगी, अब जो भी होगी एग्जाम के बाद होगी, ठीक है। तो ये दोस्तों, तो चलो मैं आगे आपको बताता हूँ। अब इसके बाद हमारा बायोलॉजी आता है, तो आप बायोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। तो अब दोस्तों हमारा आ जाता है बायोलॉजी वाला पार्ट, यानी प्रश्नोत्तर संख्या 9। देखो खंडगा में प्रश्नोत्तर संख्या 9 से स्टार्ट हुआ था। अब की बार थोड़ा पैटर्न बदला, लेकिन क्वेश्चन तो वही रहेंगे ना मेरे भाई, क्योंकि ये सारा का सारा एनसीईआरटी बेस पर ही तो है। आपके 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे अगर ये क्वेश्चन पेपर आप तैयार करते हो। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसमें से फंसने वाले हैं। और मेरे पास एक सेट नहीं है क्वेश्चन पेपर का, मेरे पास 2019 से ये 2018 19 20, ठीक है, और 22 के 2 सेट, मतलब मेरे पास क्वेश्चन पेपर के भंडार हैं। मैं आपको सॉल्व करवा कर देने वाला हूं, और बिल्कुल आधे घंटे से 40 मिनट की वीडियो रहेगी, देख लिया करो और फिर पूरे नंबर बोर्ड एग्जाम में ले आओ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, ये तो आप जानते हो। तो चलो देखते हैं यहाँ पर बायोलॉजी क्या कहता है मेरे भाई, ठीक है। बायोलॉजी में क्या है भैया मेरे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये देखो सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है खंड। तो खंड ये गा है, ठीक है। सबसे पहले मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है भाई साहब, 23 जोड़ी, यानी 46 होती है। तो यहाँ पर लिखा गया है 46, बिल्कुल सही है, 1 नंबर फिक्स है। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव में मादा में पाया जाता है अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी सब पाई जाती है, लेकिन शुक्रवाही का पुरुष में पाया जाता है। तो यही शुक्रवाही का नहीं है ना, क्योंकि मादा में पूछा है, मादा मतलब स्त्री में, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद आगे बढ़े। आगे दोस्तों आता है ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सी जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। टी आर आर, तो यहाँ पर दिया गया आर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े। आगे आपका आता है घ नंबर क्वेश्चन मेरे दोस्तों, पादपों में जाइलम का कार्य होता है, यानी जाइलम मतलब जा मतलब जल, ठीक है, जल का जिसमें मिला हो उसको कर दो। क्या है, जल का संवहन। तो यहाँ पर हो जाएगा जल का संवहन। और जो फ्लोएम ऊतक होता है, याद रख लेना, फ्लोएम ही ऊतक पाए जाते हैं पौधों में, वो भोजन का स्थानांतरण करता है, ठीक है, विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, याद रख लेना। तो मैं आपको बीच बीच बहुत सारी चीजें बता देता हूँ। उसके बाद है प्रश्नोत्तर संख्या दोस्तों यहाँ पर 10वां। तो एक नंबर ये सारे आपके मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये भी देखो कितना मस्त लिखा गया है यार, इस तरीके से लिखोगे साफ सुथरी कॉपी, कौन नंबर नहीं देगा, एक भी गलती नहीं मिल रही है। एग्जामिनर तो आंख बंद करके जांचता भी चला जाएगा, आपके बीच में गलती भी हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपनी गलती को पकड़वाना मत कि भाई अगर इतना गलत हुआ तो काट दो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ज्यादा गलती हो ही ना ऐसे लिखो, ठीक है। आगे बढ़े मेरे दोस्तों। आगे क्या आता है कि भाई यहाँ पर आगे क्या आता है मेरे भाई, ये तो गया, सब गया, टाटा बाय बाय। ये यहाँ पर 10वां प्रश्न कहता है, प्रश्नोत्तर संख्या 10वां, ठीक है। क्या कहता है मेरे भाई, क्या कहता है कि भाई मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण को समझाइए। तो यहाँ पर दोस्तों मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी और अप्रभावी लक्षण को समझाना है। तो यहाँ पर ये देखो लिखा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते थे कि मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण, इस तरीके से हेडिंग डालते और फिर लिखते। लेकिन यहाँ पर देखो डायरेक्ट लिख दिया गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बता है रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर इसका उत्तर है कि भाई मेंडल ने जब 2 शुद्ध लक्षणों वाले विपर्यासी गुण का संकरण कराया तो F1 पीढ़ी हमें जो लक्षण दिखे उसे प्रभावी तथा जो विलुप्त हो गया उसे अप्रभावी लक्षण कहलाता है। बिल्कुल सिंपल, ठीक है।
आगे बढ़े दोस्तों, आगे आपका देखो खा क्या कहता है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। लार मुख गुहा में लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती है। सबसे पहले बहुत ही अच्छा था, इनमें लार एमिलेस होता है, ठीक है, जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करके या भोजन का स्नेहन करके इसे निगलने में आसान बनाता है। लार अगर नहीं बनती तो आप देखोगे भोजन अच्छा नहीं लगता। स्नेह मतलब होता है प्यार, मतलब कि अगर हमारे मुंह में लार ज़्यादा बनेगी तो भोजन हमें ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि जिस दिन आपका मुंह सूखा रहेगा, आप पानी कम पियोगे, आप देखोगे आपका स्वाद बिगड़ जाएगा। इसीलिए बोलते हैं पानी ज़्यादा पिया करो, पानी पियोगे तो खाना ठूसोगे अंदर और फिर खाना ठूसोगे तो आपको एनर्जी मिलेगी, यही इसीलिए बोला जाता है। तो ये भी सही है, बिल्कुल मस्त है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के थे, तो 2-2 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे आते हैं, आगे आपका क्या कहता है क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 11 का समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। तो आपको समझाना है समजात तथा समरूप अंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर भी था, है ना। तो यहाँ पर देखो, इसको भी आप लोग लिख लेना, सारे लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर मैंने नहीं पढ़ा, गा है आपका, देखो गा क्या कहा है, पौधों में वात रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। तो ये भी सही है कि भाई वात रंध्र पौधों तथा वायुमंडल के मध्य गैसीय को नियंत्रित करता है तथा रंध्र के आकार को परिवर्तित करके, गैसीय नहीं होगा गैस होगा, है ना, करके जल हानि नियंत्रित करते हैं। जैसे ये सारी चीजें, जैसे अपेक्षित आर्द्रता CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड साधारण तथा प्रकाश तीव्रता से प्रभावित होती है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये भी आपका कितने नंबर का दोस्तों, 2 नंबर का, है ना। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 11 क्या कहता है मेरे भाई, ठीक है। 11 क्या कहता है, यहाँ पर कहाँ गया यार, मैं भूल जाता हूँ दोस्तों, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, ये है समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाना है आपका। ये क्वेश्चन रहेगा 4 अंक का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये 2023 में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इन सारे को याद कर लेना। समजात अंग वे अंग होते हैं जो संरचना एवं उद्भव में तो समान होते हैं लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं उनके, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी है, पक्षी के पंख और घोड़े का अग्रपाद, मनुष्य की बाजू तथा गाय के अग्रपाद, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, अंग जो संरचना एवं उद्भव में समान है, संरचना में समान है बिल्कुल, है ना। उनके अग्रपाद यानी 2 हाथ हमारे, है ना। तो पक्षी के पंख और घोड़े के अग्रपाद, मनुष्य की बाजू तथा गाय के अग्रपाद, मेढक के अग्रपाद तथा पक्षी के पंख, है ना, बिल्कुल सही। उसके बाद इसका आपको मिलेगा दोस्तों कितने नंबर, देख सकते हो दोस्तों 4 नंबर, तो ये 4 नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पर समरूप अंग बोला है, ठीक है। समरूप अंग को भी यहाँ पर देखो, ये इतने का ही थोड़ी 4 नंबर मिल जाएगा, लेकिन मैंने बता है दिया। समरूप अंग देखो, वे अंग जो समान कार्य करते हैं तथा देखने में भी समान हैं लेकिन उनकी व्युत्पत्ति और संरचना भिन्न है, समरूप अंग कहलाते हैं। देखने में समान होते हैं, ठीक है, जैसे समरूप समाज, पूरे एक जैसे लोग वहाँ पर रहते हैं, एक जैसी सोच हो जाती है। इसी देखिए, पहला कीट के पंख और पक्षी के पंख, चने के पौधे व मटर के पौधे के प्रतान, ठीक है। चने के पौधे व अंगूर, ठीक है, के पौधे के प्रतान, ठीक है। उसके बाद कीट के पंख व चमगादड़ के पंख, ठीक है। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद मेरे दोस्तों बढ़े आगे, ठीक है। आगे क्या आता है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखो अथवा वाला, अथवा में मैंने सॉल्व करवाया, देख सकते हो ये, ठीक है। अथवा में क्या कहा है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रिया विधि लिखिए, देख सकते हो पौधों में, ठीक है। तो जंतुओं की तरह पेड़ तथा पौधों को जीवित रहने के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है ना, आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों का पेड़ तथा पौधों के सभी भागों में पहुंचाना अनिवार्य होता है, बिल्कुल सही है। चाहे जड़ें हों, टहनियाँ, पत्तियाँ आदि, है ना, ये हर जगह भाई पोषक पदार्थों का पहुंचना आवश्यक होता है, चाहे वो कुछ भी हो, है ना, पानी ज़्यादातर, है ना। तो उसके बाद क्या बोला है, आदि पौधों के पूरे भाग को जल तथा खनिज मिट्टी से प्राप्त होते हैं, है ना। पौधों के पूरे भाग को जल तथा खनिज मिट्टी से प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं। तो यहाँ पर लिख देना चाहिए कि भाई पूरे पौधे के पूरे भाग को पोषक तत्व जल तथा खनिज मिट्टी से प्राप्त होते हैं, ठीक है, जिन्हें जड़ के द्वारा अवशोषित कर विभिन्न भागों तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गलती हुई है, लेकिन देखो इतना अच्छे लिखोगे ना तो एग्जाम में सही जांचेगा नहीं, थोड़ा ऊपर पढ़ेगा, आपको पूरा नंबर दे देगा, ठीक है। हाँ, गलती मत करना जानबूझकर। वह दूसरी ओर वहाँ पेड़ तथा पौधों के द्वारा पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाया जाता है, जिसे पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। पौधों में जल का परिवहन एक विशेष प्रकार के ऊतक, जिसे जाइलम कहते हैं, के द्वारा होता है। ये वाली लाइन जो है इसको अलग कर देनी चाहिए थी, ये लाइन बिल्कुल अलग, क्योंकि इसी का नंबर आपको मिलेगा। जो देख सकते हो क्वेश्चन में जो बोला है, ठीक है, उसी का आंसर है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। सबसे पहले इसको बताना चाहिए था, इसकी क्रिया विधि कैसे होती है फिर बताना चाहिए था, लेकिन पहले क्रिया विधि है उसके बाद ये, तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। इसके लिए यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, देखो तो यहाँ पर कितने नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों,
ठीक है। यहाँ पर था 4 नंबर का, तो यहाँ पर 1 नंबर इसके काट लिए जाएंगे, यहाँ पर मिल जाएंगे 3 नंबर, ठीक है, क्योंकि ये गलती यहाँ पर हुई है। उसके बाद बढ़े दोस्तों आगे। आगे आता है दोस्तों, आगे हमारा क्या कहता है, खा। हृदय क्या है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए कि यह एक पंप के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही। हृदय क्या है भाई, हमारा हृदय हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। जिनको हार्ट अटैक आ जाता है वो बचते तक नहीं है, आप देखे होंगे। यह अंग हमारे परिसंचरण प्रणाली के बीच में स्थित है, जो धड़कते हुए शरीर के ओर रक्त का प्रवाह करता है ना। शरीर के पूरे रक्त का प्रवाह हमारा दिल ही करता है, हार्ट ही करता है, रक्त, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं हम तो आपके धड़कनों में समा गए सनम, है ना, क्योंकि भाई हम आपके दिल में समा गए। दिल में समा जाओगे तो मतलब हर रक्त में उस कण कण आपके उसका वो हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं लोग हमेशा दिल को बदनाम करके रखे हैं। दिल आप देख लोगे तो फिर आपको घिन आएगी, ठीक है। लोग बढ़िया सा प्यारा सा दिल बना देते हैं, वाह वाह, क्या उसमें लिख देंगे ये, ठीक है। कहीं घूमने जाओगे तो मिल जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारे लिखे रहेंगे नाम ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यार ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा आप लोग कर लेना, ठीक है। रक्त शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व भेजता है। देखो सबसे मेन है कि रक्त शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व जो होता है रक्त के माध्यम से जाता है, और उस रक्त का प्रवाह दिल के द्वारा होता है, यानी हार्ट के द्वारा होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड वजन लगभग 298 ग्राम का होता है। देखो, और कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। हम यहाँ पर देखो, हमारा हृदय का वजन लगभग 298 ग्राम का होता है, और हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये सारी चीज़ें थोप दो बस, ये आप हमेशा पढ़ते आए हो। पूरे शरीर में लगभग 5.6 लीटर रक्त प्रसारित होता रहता है। हमारे हृदय के पंपिंग चक्र के 2 चरण हैं। देखो, सिस्टोल, यह तब होता है जब हमारा हृदय सिकुड़ता है, रक्त को कक्षों से बाहर ढकेलता है। डायस्टोल है ना, यह संकुचन के बीच की अवधि है जब आपके हृदय की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं और रक्त से भर जाते हैं। तो यहाँ पर रक्त मेन है, इसका रक्त का जो है हर जगह तक शरीर में पहुंचाना, है ना। तो ये आप लोग याद रखना, रक्त का परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन करता है। और रक्त के साथ क्या किया जाते हैं, पोषक तत्व, जैसे ऑक्सीजन हो गए, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में पाई जाती हैं, ठीक है। तत्व भी पाए जाते हैं, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ें। आगे देखो, यहाँ पर अथवा में भी दिया था, लेकिन मैं दोनों करवा रहा हूँ। हो सकता है कि 2023 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, क्या आ जाए कि भाई ये ना दे, इसी को दे दे, और अथवा में कोई दूसरा दे दे, तो एक तो आपका फंस जाए एटलीस्ट। इसीलिए बोलते हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर जरूर लो, ठीक है। तो यहाँ पर गर्भ निरोध की शल्य क्रिया विधियां स्थायी विधियां कहलाती हैं। देखो यहाँ पर बोला ही गया है परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कौन सी होती हैं, तो यहाँ पर लिखना चाहिए था परिवार नियोजन की स्थायी विधियां निम्नलिखित हैं, उसके बाद उत्तर स्टार्ट करना चाहिए था। ये थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं जिससे आपकी कॉपी अट्रैक्टिव थोड़ा कम लगती है, ठीक है। अभी भी ये मस्त कॉपी लिखी है, देख सकते हो कितना मस्त लिखा है, एक भी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा यहाँ पर और अट्रैक्टिव बन सकती थी, थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रख के, ठीक है। मैं जो बताते चला हूँ आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर दोस्तों गर्भ निरोध की शल्य क्रिया विधियाँ स्थायी विधियाँ कहलाती हैं। पुरुष इसे वैसेक्टोमी व स्त्रियों में ट्यूबेक्टोमी के नाम से भी जाना जाता है। ये न याद करो तो भी चलेगा, आप ऐसे भी लिख दो कि गर्भ नियोजन की स्थायी विधियाँ निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी यही तो बोला है। तो ये देखो सबसे पहले है पुरुष नसबंदी, पुरुष की नसबंदी कर दो। कैसे, क्या है, पुरुषों के लिए शल्य क्रिया द्वारा बंध्याकरण प्रक्रिया, इस क्रिया से क्या हो, बंध्या प्रक्रिया है ना, इस क्रिया से पुरुषों की शुक्रवाहक नलिका अवरुद्ध कर दी जाती है, जिससे शुक्राणु वीर्य के साथ पुरुष लिंग तक नहीं पहुंच पाते, और शुक्राणु नहीं पहुंचेंगे तो बच्चे का जन्म ही नहीं होगा, है ना। तो यही होता है भाई, है ना, जो भी वीर्य होता है उसके साथ शुक्राणु नहीं जाते, जिसके कारण क्या होगा, जन्म फिर नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल है ना। तो ये है। उसके बाद तो इस आगे बढ़े, आगे मेरे दोस्तों क्या है, आगे देखो 2 ही विधियां लिखना था। दूसरा भाई महिला नसबंदी। महिला नसबंदी में क्या है, स्त्रियों के लिए शल्य क्रिया द्वारा बंध्याकरण प्रक्रिया है। महिला नसबंदी गर्भ निरोध का स्थायी तरीका है। इस प्रक्रिया में स्त्री की अंडवाहिकाओं के छेदन से समस्या दूर हो जाती है, ठीक है। ये है, तो ये आप लोग देख लेना, मस्त था, बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ठीक है। क्या यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर देखो थोड़ी थोड़ी शब्दों का ध्यान रखना। यहाँ पर बोला था स्थायी विधियाँ, तो आपको स्थायी विधियाँ बताना था। बहुत सारे लोग यहाँ पर कॉन्डोम, ये सारी चीज़ें हैं ना का प्रयोग, ये सारी चीज़ लिख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो बोला है आंसर वो लिखना है, ठीक है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद देखो प्रश्नोत्तर संख्या 12 यहाँ से स्टार्ट किया गया है, तो जो कि यहाँ भी स्टार्ट किया जा सकता था। प्रश्नोत्तर संख्या 12 क्या कहता है दोस्तों, ठीक है, जैव विकास की मूलभूत संकल्पना का उल्लेख कीजिए। 7 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आता है। अब इसमें देखो पूरा नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये वाला मस्त आंसर था, इसमें आपको पूरा नंबर मिलेंगे, ठीक है। क्या ऐसे, तो पुरुष नसबंदी वाला जो था ये कितने नंबर का था, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये कितने नंबर का था दोस्तों।
जल्दी से देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये था दोस्तों 4 नंबर का, तो यहाँ पर आपको 4 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा ये भी 4 नंबर का था, लेकिन ये दोनों तो लिखना नहीं है, ये अथवा वाला है, ठीक है। ये अथवा वाला मैंने आपको बता दिया, ये, ठीक है, ये वाला। तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा फंस जाए क्वेश्चन। चलो आगे बढ़े मेरे दोस्तों। तो आगे आप लोग देखो, ये है प्रश्नोत्तर संख्या 12, ठीक है। 12 क्या कहता है, जैव विकास की मूलभूत संकल्पना का उल्लेख कीजिए। 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अथवा में भी है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। सारे तैयार कर लेना, अगर ये चित्र बनाना आप सीख सको तो सीख लेना, वरना ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर याद कर लेना। तो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर चित्र नहीं बनाया। अथवा में क्या, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन किया, जैव विकास की मूलभूत संकल्पना, ठीक है। जैव विकास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाला अनुवांशिक परिवर्तन है ना, तो उसी को बोलते हैं जैव विकास। क्योंकि पहले हम बोलते हैं चिंपैंजी थे, है ना, जमीन में जैसे अभी बंदर चलते हैं वैसे चलते थे, फिर धीरे धीरे खड़ा होना सीखा, तो ये धीरे धीरे बदलाव हुआ है ना। जैसे अभी आप बोलोगे जनरेशन बोला जाता है ना, ये जनरेशन वो जनरेशन, जैसे कोरोना की क्या जनरेशन आ गई है ना, 3rd वेव 4th वेव, वो इसी तरीके से वेरिएशन ही होता है। तो उसी तरीके से जैव विकास है, तो जैव विकास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाला अनुवांशिक परिवर्तन है। पृथ्वी के प्रारंभ से ही निम्न कोटि के जीवों का क्रमिक परिवर्तन द्वारा निरंतर अधिकाधिक जटिल जीवों की उत्पत्ति वास्तविक रूप से जैव विकास ही है, ठीक है। जैव विकास के अनुसार पृथ्वी पर पहले ही पूर्वजों जातियों के जैव विकास के द्वारा ही, ठीक है, नई नई जातियां उत्पन्न हुई और हो रही हैं। पृथ्वी का उद्गम, ठीक है, लगभग कितना 406 अरब, ठीक है, वर्ष, यहाँ पर अरब काट देना, अरब वर्ष पूर्व हुआ। जैव विकास एक विकासीय घटना है जो क्रमिक, ठीक है, क्रमिक एवं सतत प्रक्रिया के अनुरूप सरल से जटिल जीवों की ओर होती है। जीवन की उत्पत्ति, ठीक है, से संबंधित सबसे प्राचीन परिकल्पना स्वतः उत्पादन की, जबकि आधुनिक परिकल्पना प्रकृतिवाद की है। ये बिल्कुल मस्त आंसर था। इस तरीके से एग्जाम में जांच देखेगा भी नहीं यहाँ, ठीक है। अब जैव विकास का सिद्धांत क्या है, देखो कितने नंबर का था, सबसे पहले ये देखो 7 नंबर का, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा लिखना पड़ेगा। जैव विकास का सिद्धांत यहाँ पर देखो बोला है ना, जैव विकास का सिद्धांत, ये देखो जैव विकास का मूल संकल्पना, यहाँ पर सिद्धांत। जैव विकास के सिद्धांत को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। पहला लैमार्कवाद है ना, ये एक वैज्ञानिक थे। जीवों एवं उनके अंगों में निरंतर वृद्धि होती रहती है, जिन पर वातावरणीय परिवर्तनों का सीधा प्रभाव पड़ता है। हमारा जो वातावरण होता है उसका प्रभाव पड़ता है ना। उसके बाद अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होता है। ये यहाँ पर लैमार्कवाद था। उसके बाद डार्विनवाद। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जातियों में संतानोत्पत्ति की अधिक से अधिक क्षमता पाई जाती है। बिल्कुल सही है। ये संघर्ष करना पड़ता है, या संघर्ष करना पड़ता है संतान को उत्पन्न करने के लिए। बस ये देखो कितने नंबर का था दोस्तों, 7 नंबर का, और ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर समाप्त हो जाता है। इसको आप लोग सीख लेना। तो दोस्तों मैंने आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। बड़ी मेहनत लगी है, बोलने में भी बड़ी मेहनत लगी है। 40 मिनट से बकर बकर कर रहा हूं, तो आप लोग थोड़ा सा लाइक वगैरह ठोक सकते हो। और ये देख सकते हो दोस्तों, विज्ञान का क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। और क्या बताऊं यार, पढ़ाई करो, मस्त रहो, और नीचे कमेंट कर दिया करो भाई, हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलो भैया, हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। और क्या बताएं बताओ, जो भी बताना है आप लोग कमेंट कर दिया करो कम से कम, तभी तो आपको भाई पता चलेगा, ठीक है। तो चलो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और इसी तरीके के सेट मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ, इनको लिख लेना। मैं PDF नहीं देने वाला, इनको लिख लेना, ठीक है, ये, और पढ़ लेना। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जय हिंद। एग्जाम की बात होगी, वीडियो जरा, एग्जाम की बात होगी, अंदाज जरा हटके होगा। एग्जाम की बात होगी, अंदाज जरा हटके होगा। टॉपर की कॉपी देखने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, मेरा नाम है विकास।